नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। वर्ष 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है। क्षेत्रीय हवाई यात्रा योजना उड़ान से 1,49,00,000 यात्री लाभान्वित हुए। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी MFIs 1 जून से संशोधित दिशा निर्देश संकल्प 2.0 लागू करेंगी। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन यानी NMNF के तहत बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी BRC स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक के लिए सख्त नियम अधिसूचित किए। शोधकर्ताओं ने पादप वायरस से बचाव के लिए RNA आधारित एंटीवायरल एजेंट विकसित किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। वर्ष 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहना एक संवैधानिक विसंगति का संकेत देता है। खबर की शुरुआत करते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के बारे में जान लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यह पद भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में अस्तित्व में आया था। आपको बता दें कि सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा केंद्रीय विधानसभा में इस पद पर आसीन हुए थे तथा MA अयंगर स्वतंत्रता के बाद पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। बात करें चुनाव की तो संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा जल्द से जल्द सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के सांसद को दिया जाता है। वहीं पद त्याग और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को समझे तो अनुच्छेद 94 में पद के रिक्त होने, पद त्याग और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ध्यातव्य है कि लोकसभा उपाध्यक्ष को सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। कर्तव्य निर्वहन को देखें तो अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति या रिक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसी के साथ आइए उपाध्यक्ष के पद का महत्व भी समझते हैं। सबसे पहले है संवैधानिक अनिवार्यता। यह केवल औपचारिक पद नहीं है, क्योंकि संविधान में इसे अध्यक्ष पद के समकक्ष स्थान दिया गया है तथा यह निरंतरता, स्थिरता और संस्थागत संतुलन के लिए आवश्यक है। यह पद आपातकाल की स्थिति में द्वितीय नेतृत्व प्रदान करता है। 1956 में अध्यक्ष GV मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद MA अयंगर ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वहीं विधायी कर्तव्य की बात करें तो उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करता है, समितियों का नेतृत्व करता है और गंभीर वाद विवाद का संचालन निष्पक्षता एवं प्राधिकार के साथ करता है। हालांकि रिक्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे सभी प्रतिक्रियात्मक शक्तियों का अध्यक्ष यानी सत्ताधारी दल से के पास केंद्रीकरण होता है। इसी के साथ संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना होती है तथा समावेशिता और सहमति की राजनीति को दरकिनार किया जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि एक निश्चित समय सीमा, जैसे नई लोकसभा की पहली बैठक के 60 दिन या एक वैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है, ताकि समय सीमा के भीतर उपाध्यक्ष का चयन किया जा सके। क्षेत्रीय हवाई यात्रा योजना उड़ान से 1,49,00,000 यात्री लाभान्वित हुए। उड़ान यानी UDAN योजना का उद्देश्य भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों तथा कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों को प्रमुख शहरों के साथ से जोड़ना है। इससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि उड़ान योजना क्या है। उड़ान UDAN यानी उड़े देश का आम नागरिक, इसे अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के तहत बाजार संचालित तथा वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के साथ शुरू किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका लक्ष्य दूर दराज या कम हवाई संपर्क वाले क्षेत्रों में हवाई संपर्क और अवसंरचना को बढ़ावा देना तथा हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। इसके लाभ देखें तो पहला है यात्रियों के लिए रियायती सीटें। यात्रा शुल्क की सीमा तय कर दी गई है। आरंभ में यह सीमा 2500 रुपए प्रति यात्री थी और दूसरा एयरलाइंस को सहायता। सरकार कम किराए के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। आपको बता दें, क्षेत्रीय संपर्क निधि यानी रीजनल कनेक्टिविटी फंड RCF वायबिलिटी गैप फंडिंग को वित्त पोषित करके योजना के स्व वित्त पोषण तंत्र को सुगम बनाती है। RCF वस्तुतः चुनिंदा घरेलू उड़ानों पर लगाए गए शुल्क से वित्त पोषित होती है और इसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
लेकिन उड़ान योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि वित्तीय संधारणीयता और VGF पर निर्भरता, सब्सिडी पर व्यापक निर्भरता, एयरलाइंस को कम यात्रियों की संख्या वाले मार्गों पर लाभ कमाने में संघर्ष करना पड़ता है आदि। दूसरा, अवसंरचना का अभाव। कई क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर टर्मिनल क्षमता, नेविगेशन संबंधी सहायता, रनवे की लंबाई, ATS सिस्टम और ग्राउंड सेवाओं की कमी है। तीसरा, परिचालन संबंधी बाधाएं। यात्रियों की कम संख्या, अपर्याप्त अवसंरचना और हवाई मार्गों की अव्यवहार्यता के कारण परिचालन लागत अधिक हो जाती है। और आखिरी है नीतिगत एवं विनियमन संबंधी मुद्दे। इसमें केंद्र या राज्य सरकारों और हितधारकों के बीच खराब समन्वय, विनियामक संबंधी बाधाएं और भूमि अधिग्रहण में देरी आदि शामिल है। खबर के अंत में उड़ान योजना की 2016 से 2025 में अर्जित प्रमुख उपलब्धियां भी जान लेते हैं। इसके तहत 625 हवाई मार्ग चालू किए जा चुके हैं, जो 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रोम सहित 90 हवाई अड्डों को जोड़ते हैं। साथ ही हवाई अड्डों के नेटवर्क में हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 2024 में 159 हो गई है। और आखिरी है क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच में वृद्धि। खजुराहो, अमृतसर, अजमेर, देवघर और पूर्वोत्तर भारत जैसे गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क में सुधार हुआ है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी MFIs 1 जून से संशोधित दिशा निर्देश संकल्प 2.0 लागू करेंगी। 3 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य मूल्य निर्धारण, अति ऋणग्रस्तता और अनुशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। चलिए सबसे पहले मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डाल लेते हैं। ऋणों का मूल्य निर्धारण देखें तो MFIs को ब्याज दर के साथ पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीतियों का पालन करना होगा, जो न्यायोचित और बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। तथा अति ऋणग्रस्तता अर्थात किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ऋण दे सकती हैं, भले ही ऋण किसी भी श्रेणी में दिया जा रहा हो। बात करें आचार संहिता और अनुशासन की, तो यदि कोई ग्राहक किसी भी ऋणदाता के साथ 60 दिनों से अधिक समय तक डिफॉल्टर यानी बकायादार है, तो उसे नया ऋण नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ आइए सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट के बारे में भी जान लेते हैं। औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित और हाशिए पर स्थित गरीब लोगों को कम राशि वाले ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना ही माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। आपको बता दें कि MFIs बचत खाते, फंड ट्रांसफर, सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म ऋण जैसी विविध सेवाएं प्रदान करते हैं तथा ऋण पर ब्याज अर्जित करते हैं। बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो इस विचार की शुरुआत बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी मोहम्मद यूनुस द्वारा 1983 में स्थापित उद्यमियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने वाले ग्रामीण बैंकों की स्थापना के साथ हुई थी। चलिए अब भारत में MFIs के विनियमन के लिए प्रमुख पहले भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है स्व विनियामक संगठन यानी SRO। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी MFIN और साधन को 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने स्व विनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी थी। दूसरा है सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क 2022। यह RBI द्वारा सूक्ष्म वित्त ऋणों की परिभाषा, पुनर्भुगतान सीमा आदि से संबंधित है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए MFIs द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जमानत की अनुपस्थिति को देखें तो MFIs बिना किसी जमानत यानी कोलेटरल के ऋण प्रदान करते हैं, जिससे ऋण चुकाना कठिन हो जाता है। दूसरा कारण है ब्याज दरें अधिक होना। MFIs 12 से 30% की ब्याज दर वसूलते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक 8 से 12% की दर से ऋण देते हैं। और आखिर में है प्रचालन लागत। MFIs को बड़ी संख्या में छोटे कर्जदारों को ऋण देना होता है, जिससे लेन देन की लागत बढ़ जाती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन यानी NMNF के तहत बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी BRC स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। केंद्रीय बजट 2023-24 में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी BRC स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई थी। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स यानी BRC के बारे में जान लेते हैं। BRC क्लस्टर स्तरीय उद्यम होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए और स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट या फॉर्मुलेशन को खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन आदि में सुधार करना है। इसी के साथ आइए मुख्य दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय सहायता की। तो बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता में शेड निर्माण, सेंटर भवन का किराया आदि शामिल नहीं होगा।
दूसरा है अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय। उदाहरण के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन जैसी योजनाओं के प्रावधानों का लाभ उठाया जाएगा। इनके अलावा है बायो इनपुट तैयार करना। स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार और फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे। और आखिर में है BRC उद्यमी समूह या संस्था के लिए मापदंड। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का संचालन कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जो स्वयं प्राकृतिक खेती यानी NF करता हो या समूह या सेंटर के सदस्य प्राकृतिक खेती करने का अनुभव रखते हो। अब यह जानना भी जरूरी है कि इन दिशा निर्देशों का महत्व क्या है। प्राकृतिक खेती अपनाने के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उत्कृष्ट इनपुट्स उपलब्ध नहीं होने, ज्ञान की कमी, बाजार में इनपुट्स की मांग जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी तथा ऑर्गेनिक या बायो इनपुट्स में सुधार करना आवश्यक है, जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने में सहायता करेगा। खबर में आगे बढ़ते हुए आइए अब राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन यानी NMNF के बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि यह योजना अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टरों में लागू की जाएगी। इसके तहत 1 करोड़ किसानों और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यानी BRC द्वारा प्रदत्त सेवाएं भी जान लेते हैं। सबसे पहले है संवर्धित यानी कल्चर जैव उर्वरकों एवं जैव कीटनाशकों का रखरखाव एवं बिक्री, ताकि किसान बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं उपयोग कर सके। दूसरा, उपयोग हेतु तैयार ऑर्गेनिक इनपुट का विकास और बिक्री तथा वनस्पति के अर्क यानी बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट्स और पशु आधारित इनपुट की तैयारी के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर ज्ञान साझा करना। आखिर में है फेरोमोन ट्रैप, ल्यूर, स्टिकी ट्रैप और अन्य की बिक्री करना। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक के लिए सख्त नियम अधिसूचित किए। रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती समस्या को देखते हुए FSSAI ने 1 अप्रैल 2025 से मांस संबंधी उत्पादों, दूध संबंधी उत्पादों आदि के उत्पादन में निर्धारित एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम मस्कट मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस घोषणा पत्र पर नवंबर 2022 में हुए रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। आपको बता दें कि AMR पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का समग्र उद्देश्य राजनीतिक प्रतिबद्धता में तेजी लाना और AMR पर WHO वैश्विक कार्य योजना को साकार करने के लिए योगदान को सुनिश्चित करना है। तो अब बात करते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR के बारे में। ये तब होता है जब रोगाणुरोधी दवाओं का बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इससे रोग फैलने, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तन के माध्यम से संपन्न होती है। ये प्रक्रिया रोगाणुरोधी दवाओं के दुरुपयोग एवं अत्यधिक उपयोग के कारण और तीव्र हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक खतरा क्यों है? इसका पहला कारण है कि मानव स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2019 में लगभग 5 मिलियन लोगों की मौतें किसी न किसी तरह से दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण हुई थी। और दूसरा है आर्थिक बोझ। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2050 तक AMR के कारण स्वास्थ्य देखभाल पर $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। चलिए अब रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए आगे की राह समझ लेते हैं। सबसे पहले खेतों में रोगाणुओं के प्रवेश और प्रसार को रोकने के लिए जैव सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। दूसरा, रोगाणुरोधी का कम उपयोग करने वाली कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे जैविक उत्पादन। साथ ही वन हेल्थ अप्रोच, टीकाकरण, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स सहित उत्पादन बढ़ाने के वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए आदि। खबर के अंत में मस्कट मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र के 3 वैश्विक लक्ष्य जान लेते हैं। पहला, रोगाणुरोधी का उपयोग कम करना। 2030 तक कृषि खाद्य प्रणालियों में रोगाणुरोधी के कुल उपयोग को 30 से 50% तक घटाना है। दूसरा, महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी को बचाकर रखना। पशुओं के शारीरिक विकास को बढ़ाने हेतु चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी के इस्तेमाल को समाप्त करना। और आखिरी है उचित एंटीबायोटिक पहुंच सुनिश्चित करना। 2030 तक मानव उपयोग में आने वाली एंटीबायोटिक दवाइयों की कुल खपत में कम से कम 60% एक्सेस ग्रुप एंटीबायोटिक्स में सुनिश्चित करना।
बढ़ते हैं आज के अंतिम मुख्य खबर की ओर। शोधकर्ताओं ने पादप वायरस से बचाव के लिए आरएनए आधारित एंटीवायरल एजेंट विकसित किया। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने आरएनए साइलेंसिंग पर आधारित एंटीवायरल एजेंट का विकास किया है। ये एजेंट क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस सीएमवी से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में सीएमवी के संक्रमण की वजह से केले की खेती में 25 से 30% तक उपज की हानि दर्ज की जाती है। चलिए क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस यानी सीएमवी के खिलाफ पादप प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपयोग की गई तकनीकें भी जान लेते हैं। शोधकर्ताओं ने आरएनए आधारित फसल सुरक्षा तकनीकों की मदद ली है। इन तकनीकों में शामिल है होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग यानी HIGS। इसमें पादपों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे अपनी कोशिकाओं के भीतर वायरस से लड़ने वाले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी dsRNA का निर्माण कर सके। ये पादपों को उनकी पूरी जीवन अवधि में निरंतर सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरी है स्प्रे इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग यानी SIGS। इस तकनीक में पादपों पर आरएनए स्प्रे किया जाता है। पत्ते इस आरएनए को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे डीएनए को बदले बिना पादपों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा अभिक्रिया सक्रिय हो जाती है। अब सवाल यह है कि आरएनए साइलेंसिंग यानी RNAi के उपयोग से पादपों की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली कैसे कार्य करती है। जब कोई वायरस पादप को संक्रमित करता है तो वह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोड़ता है। यह dsRNA पादप के लिए चेतावनी संकेत के रूप में कार्य करता है। फिर पादप इस चेतावनी संकेत के प्रत्युत्तर में डाइसर लाइक एंजाइम यानी DCLs को सक्रिय करता है। ये एंजाइम dsRNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, जिन्हें स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA यानी siRNA कहा जाता है। ये siRNA फिर पादप प्रतिरक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं ताकि वे वायरल RNA को नष्ट कर सकें। हालांकि सभी siRNA प्रभावी नहीं होते हैं और वायरस अक्सर तेजी से उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन करके पादप की प्राकृतिक सुरक्षा से बचने में सफल हो जाता है। चलिए खबर के आखिर में ये भी जान लेते हैं कि आरएनए साइलेंसिंग होता क्या है। आरएनए साइलेंसिंग वास्तव में जीन के कार्य को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है। ये विशिष्ट आरएनए सीक्वेंस को नष्ट करती है। इस तरह ये पादपों और अन्य जीवों को वायरस से बचाने में सहायक है। ये किसी विशिष्ट जीन के कार्य को कम या पूरी तरह बंद कर सकता है। आरएनए साइलेंसिंग में लघु आरएनए मॉलिक्यूल जैसे siRNA या miRNA शामिल होते हैं। यह mRNA यानी मैसेंजर RNA से जुड़ जाते हैं। mRNA वे मॉलिक्यूल्स हैं जो DNA से प्रोटीन बनाने का निर्देश या संकेत प्राप्त करता है। जब लघु RNA mRNA से जुड़ते हैं तो या तो वे mRNA को नष्ट कर देते हैं जिससे प्रोटीन नहीं बन पाता, या mRNA को अवरुद्ध कर देते हैं जिससे कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली प्रणाली उसे संकेत प्राप्त नहीं कर पाती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत की राष्ट्रपति ने सिविल इन्वेस्टिचर समारोह 1 में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए। आपको बता दें कि ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वीजा निलंबन के बावजूद पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV मान्य रहेंगे। लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को भारत में 180 दिनों से अधिक रहने की अनुमति होती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय के रुझान पर रिपोर्ट जारी की। इंडिया पोस्ट ने ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में शिक्षा प्राप्ति को बढ़ावा देना है। यह एक प्रकार की डाक सेवा है। इसके तहत पूरे देश में पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की रियायती शुल्क में डिलीवरी सुनिश्चित करके शिक्षा प्राप्ति में समानता सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY के तहत पहले एक्वा बीमा का वितरण किया। PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक उप योजना है। इसके तहत जलीय कृषि क्षेत्र यानी एक्वाकल्चर को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। सिंध में विरोध प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान ने चोलिस्तान नहर परियोजना सहित कई परियोजनाओं पर रोक लगाई। चोलिस्तान नहर परियोजना का उद्देश्य चोलिस्तान मरुस्थल में सिंचाई की व्यवस्था करना है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से अल्फाल्फा के आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GM संस्करणों के आयात को प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने एक्सियोम 4 मिशन यानी X4 के लिए 7 माइक्रोग्रेविटी शोध प्रयोगों को शॉर्टलिस्ट किया। माइक्रोग्रेविटी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग या वस्तुएं भार रहित स्थिति में प्रतीत होते हैं। बनारसी शहनाई और बनारसी तबले को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया। यह एक भारतीय सुशिर वाद्य यंत्र है। यह ओबो वाद्य यंत्र के समान है। इसकी सतह पर 7 छेद होते हैं।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।